हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे लेसन 6 11th क्लास का लेसन 6 जो है अधिगम यानी लर्निंग। इसमें हम लर्निंग और लर्निंग के टाइप्स और इससे जुड़े कुछ तथ्यों फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इसको ध्यान से और पूरा समझना अंत तक। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग का स्वरूप, अधिगम का स्वरूप क्या है, यानी अधिगम क्या होता है। अधिगम व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला का द्योतित करता है। यानी ये क्या बोल रहा है कि अनुभव से एक श्रृंखला स्टार्ट होगी जो कि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देगी, वही क्या है लर्निंग। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों के रूप में परिभाषित करते हैं। जो अभी लाइन बताई थी वही है, यानी अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तनों के रूप में हम परिभाषित करते हैं किसको, लर्निंग को। यानी लर्निंग क्या है, हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग है। वो किसके द्वारा आएंगे, हमारे अनुभव के द्वारा। उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाएगा जो अभ्यास एवं अनुभव के कारण होते हैं, जो कि स्थायी होते हैं। यानी अनुभव किनको माना जाएगा, जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं, उसी को ही अधिगम माना जाएगा। अब देखते हैं हम अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषता है कि ये सदैव किसी न किसी तरह के अनुभव सम्मिलित होता है, यानी आपका अनुभव अधिगम में सम्मिलित होता है। नंबर 2, इसके कारण, अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या होंगे, स्थायी। नंबर 2 क्या है कि परिवर्तन क्या होंगे, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं। नंबर 3, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, यानी इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है तो वो अनुमान लगा लेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो काफ़ी हद तक इनको समझ में आ गया है। तो ये क्या है, अधिगम, लर्निंग एक अनुमानित प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम के प्रतिमान। पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो प्रतिमान अभी बताए जाएंगे वो एक एक करके आपको करवाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से भी और इस चैप्टर के नज़रिए से भी। अधिगम की सरलतम विधि अनुबंधन यानी कंडीशनिंग है, यानी कंडीशनिंग को सरलतम विधि माना है अधिगम की। अब ये कंडीशनिंग क्या है, यानी आप कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उसके बदले में आपको कोई फल प्राप्त हो रहा है, कोई भी आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, उन दोनों के बीच में आपका संबंध हो गया कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इन दोनों का संबंध है वो क्या है, अनुबंधन। यानी अधिगम की सरलतम विधि क्या है, वो अनुबंधन यानी कंडीशनिंग है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला तो है प्राचीन अनुबंधन, दूसरा क्या है, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं और नैमित्तिक और क्रिया प्रसूत को बोलते हैं ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसका डिटेल में हम स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग, वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग और कौशल यानी स्किल लर्निंग के बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो अब इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला है प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको किसने दिया था, इवान पी पावलोव ने दिया था। पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। तो ये क्या कर रहे थे, शरीर की पाचन क्रिया की जो क्रिया का अध्ययन कर रहे थे कि शरीर के अंदर पाचन क्रिया कैसे हो रही है। तो इन्होंने किस पे काम किया था, कुत्ते पे काम किया था। इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा तो इन्होंने देखा कि वो भोजन देखते ही उसके मुंह में लार आनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि भोजन रखा और घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई तो घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई। तो इन्होंने देखा कि घंटी और भोजन में एक संबंध स्थापित हो गया, इसी को ही अनुबंधन कहा और इस थ्योरी को प्राचीन क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो अब कुत्ते की लार और किस वजह से आ रही है, घंटी बजाने से, और उसका संबंध स्थापित किस वजह से हुआ, भोजन की वजह से।
ठीक है, अब इनको देखते हैं कि घंटी और भोजन के बीच सहचर्य के फलस्वरूप घंटी के ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लाभ का स्त्राव के रूप में प्रदर्शित एक नई अनुक्रिया प्राप्त हुई जिसको अनुबंधन कहते हैं। यानी घंटी से लार बनना, इसी को ही अनुबंधन कहा। किस वजह से हुई वो? भोजन की वजह से। ठीक है, ये एक नई अनुक्रिया प्राप्त हुई। आपने देखा कि कुत्ते को जब भोजन दिया गया तब वह लार टपकाता है, तो ये कौन सी है? ये एक भोजन है, भोजन को देख के लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये क्या है कि अनअनुबंधित उद्दीपक है, यानी ये बंधित उद्दीपक नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, अनअनुबंधित उद्दीपक है। इसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस यूएस कहेंगे। भोजन क्या है? यूएस। इसके बाद में लार का स्त्राव अनअनुबंधित अनुक्रिया, यानी लाभ का स्त्राव होना, वो क्या है? रिस्पॉन्स है। कौन सा? अनकंडीशनल, अनअनुबंधित, क्योंकि अभी बंधित नहीं हुआ है। ये भोजन को देख के लार आना अनअनुबंधित अनुक्रिया है, यूआर। यूएस से यूआर की उत्पत्ति। जो अनुबंधन के पश्चात, यानी जब अनुबंधन हो गया, घंटी से लार आनी स्टार्ट हो गई, तब क्या देखा कि घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्त्राव होने लगता है और घंटी क्या हो गई? अब ये अनुबंधित उद्दीपक हो गई, क्योंकि घंटी की आवाज से क्या हो गई? लार आनी स्टार्ट। तो इसको बोल देंगे सी एस कंडीशनल स्टिमुलस, सी एस कंडीशनल स्टिमुलस। और जब ये लार आती है, यानी घंटी की आवाज से लार आना, ये हो गई कंडीशनल रिस्पॉन्स घंटी की, क्योंकि नॉर्मल घंटी बजाने से किसी भी कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है, लेकिन अनुबंधन के बाद में उस कुत्ते के मुंह में घंटी बजाने से लार आनी स्टार्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स। पहले जो यू आर था वो सी आर में बदल गया अनुबंधन के बाद। इस प्रकार अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस प्रकार के अनुबंधन को क्या बोल देंगे? क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। किसने दिया था? इवान पावलोव ने। किस पे प्रयोग किया? कुत्ते की पाचन क्रिया के ऊपर। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। अब इसका निर्धारक कौन है? इस प्राचीन अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। जैसे उद्दीपक के बीच में संबंध। अब उद्दीपक के बीच में सम्य संबंध कैसे? कि मान लो कि घंटी और भोजन एक साथ में दिया जा रहा है, घंटी बजाई और भोजन साथ के साथ दे दिया, घंटी बजाते ही भोजन दे दिया, तो इसको बोलेंगे स्टिमुलस कंडीशनिंग। तो ये हो गया सहकालिक अनुबंधन, यानी साथ में अगर घंटी और भोजन साथ में किया जा रहे हैं ये दोनों क्रियाएं, तो इसको बोलेंगे सहकालिक। यदि हम घंटी बजाई और रोक दी और रोकते ही, घंटी के रुकते ही हमने क्या दे दिया? भोजन दे दिया, बीच में कोई भी क्या हुआ कि समय नहीं लगाया, तो इसको बोलेंगे डिलेड कंडीशनिंग। अब इसके बाद में आती है ट्रेस कंडीशनिंग। घंटी बजाई, रोक दी और कुछ समय बाद इसको भोजन दिया कुत्ते को, तो इसको बोलेंगे अवशेष अनुबंधन। तो इनमें मुख्य ये बात है कि घंटी पहले बज रही है, भोजन बाद में दिया जा रहा है या साथ में दिया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंडीशनिंग। यानी ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? फॉरवर्ड कंडीशनिंग के एग्जाम्पल है। तो इनमें क्योंकि जो घंटी है वो पहले या फिर साथ में बजाई जा रही है। इसके अलावा यदि घंटी बाद में बजाई जाए, यानी भोजन पहले दे दिया जाए और उसके बाद में घंटी बजाई जाए, इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी पश्चगामी अनुबंधन। तो ये था फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के 3 भाग थे, सहकाली, विलंबित और अवशेष। सहकाली के अंदर भोजन और घंटी साथ में, विलंबित के अंदर पहले घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाने के साथ साथ ही क्या किया जाता है? भोजन दिया जाता है। अवशेष कंडीशनिंग, अवशेष अनुबंधन के अंदर क्या होता है कि घंटी बजा के बंद कर दी जाती है और कुछ समय बाद ही भोजन दिया जाता है। तो ये थे फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो ये निर्धारक में सबसे पहला कारक आ गया, उद्दीपकों के बीच में समय का संबंध कैसा हो। नंबर 2 है अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अनअनुबंधित उद्दीपक कौन सा था इसमें? इसमें था भोजन। जैसे भोजन था उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के उद्दीपक होते हैं, उनके प्रकार के आधार पर भी अनुबंधन होता है। जैसे अनअनुबंधित उद्दीपक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एपेटेटिव और एवर्सिव। एपेटेटिव कौन से होते हैं? उद्दीपक जो कि सुगम, जो क्या करते हैं? अनुक्रिया को सुगम बनाते हैं, सुगम अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना। तो ये क्या है? पॉजिटिव मान सकते हो आप, कुछ पॉजिटिव अनुक्रिया
या उद्दीपक मान सकते हो आप कि पॉजिटिव जो उद्दीपक है वो क्या है, एपेटेटिव प्रत्यात्मक होंगे, और विमुखी कौन से होंगे, जो नेगेटिव होंगे। जो अब ये जो पॉजिटिव हैं एपेटेटिव वो संतोष और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर जो विमुखी अनुबंधित उद्दीपक है वो क्या करेंगे, जैसे शोर, कड़वाहट, स्वाद, पीड़ादायी, सुई, दुखदायी, ये क्षतिकारक होते हैं। तो ये थे अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। इनके आधार पे भी क्या होता है, अनुबंधन होता है। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, अब उनकी तीव्रता कैसी होनी चाहिए, यानी सी पार्ट 3rd नंबर कारक है कि उनकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। जो अनुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक तीव्र होगा, जो अनुबंधित यानी जैसे घंटी थी इसमें, तो घंटी जितनी ही तीव्र होगी, अनुबंधित क्रिया के अर्जन में गति उतनी अधिक होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना ही तीव्र होगा उतने ही कम प्रयासों की जरूरत होगी कि अनुबंधन की प्राप्ति के लिए पड़ेगी, यानी उनके बंधन में कम ही प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी यदि उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर जो अनुबंधन का प्रकार था हमारा, जो अधिगम का प्रकार था, जो वो क्या था, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। किसने दिया था, इसने दिया था B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने इसको दिया था। इन्होंने क्या बताया था, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो कंडीशनिंग तो आपको समझ में आई है कि बंधन बनाना। इन्होंने क्या किया कि ऐच्छिक अनुक्रिया, जो भी हम ऐच्छिक अनुक्रिया करते हैं, कि घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। स्किनर इसे क्रिया प्रसूत कहा, यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपने आप करते हैं बिना किसी उद्दीपक के, हम जो ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं उनको हम क्या बोला इन्होंने, क्रिया प्रसूत ऑपरेट कहा। तो इस प्रकार जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनके साथ किसी प्रकार का अनुबंधन यानी कुछ दे दिया जाए हमें, तो उसके साथ अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, तो इसको हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रिया होती है, कौन से व्यवहार होते हैं, जो जानवरों एवं मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट होते हैं और उनमें नियंत्रित होते हैं, यानी जानवरों में भी होते हैं और मानवों में भी होते हैं, और ऐच्छिक रूप से प्रकट होते हैं, यानी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। व्यवहार का अनुबंधन ही, यानी हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो व्यवहार जो मानव जानवर दोनों में पाए जाते हैं, उनके साथ जब अनुबंधन करेंगे तो इसको बोलेंगे ऑपरेट कंडीशनिंग। स्किनर ने प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अपने अध्ययन चूहों और कबूतरों पर किया, यानी B.F. स्किनर ने किस पे किया था, चूहों पर किया था, कबूतरों पे। इन्होंने चूहों पर जो प्रयोग किया वो ऐसे था कि एक पिंजरे में चूहा डाल दिया और उस पर एक लीवर लगा दिया। लीवर लगाते ही एक बिल्ली पे भी किया था कि बिल्ली डाल दी और उस पर पिंजरे में एक लीवर लगा दिया, और लीवर से क्या होगा, जब बिल्ली उछल कूद करके उस लीवर पे पंजा रखेगी तो क्या होगा, उसे मछली का टुकड़ा मिलेगा, मछली का या जो मांस का टुकड़ा जो बिल्ली के भोजन प्राप्त होगा। तो ये कंडीशनिंग उसके साथ की गई। तो जब पहले क्या होता है कि बार बार जो क्रिया प्रसूत यानी जो नेचुरल उसकी क्रिया थी वो उछल कूद कर रही थी, और बाई चांस उसका पैर उस लीवर के ऊपर पड़ा, उसे भोजन प्राप्त हुआ। फिर भोजन प्राप्त होने के बाद में वो काफ़ी देर बाद उछल कूद की और कम टाइम में उसने उस लीवर पे पैर रखा, तो उसे फिर भोजन प्राप्त हुआ। तो उसने ये जान लिया कि इस लीवर पे पैर रखने से भोजन प्राप्त होगा, तो बाद में वो कम क्रिया करके भी सीधा उस पे लीवर पे पैर रख के भोजन प्राप्त कर रही थी। तो उसने क्या किया, जो उसका नेचुरल व्यवहार था उससे सीखा, उसने उससे अनुबंधित हो गया भोजन से, तो इसको बोलेंगे हम क्रिया प्रसूत ऑपरेट कंडीशनिंग। अब लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, यानी नेचुरल एक अनुक्रिया है, लेकिन बाद में इसका अनुबंधन हो गया जिसका परिणाम भोजन की प्राप्ति है। प्रयोग में हम देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, यानी निमित्त का मतलब एक सिस्टम ऐसा बना दिया जिसके द्वारा वो भोजन प्राप्त होगा, लीवर दबाते ही भोजन। इस प्रकार के अधिगम को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, यानी हमारी जो नेचुरल बिहेवियर था उससे हमें भोजन प्राप्त हुआ, उससे हमारा अधिगम हुआ, अनुबंधन स्थापित होते ही अधिगम स्थापित हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके निर्धारक क्या हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है।
बनाए रखा जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी व्यवहार को सीखा जाता है, परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, क्रियापद द्वारा। ऐसे परिणाम को प्रबलक रीइंफोर्सर कहा जाता है, यानी जो परिणाम मिलेगा उसको क्या कहेंगे, प्रबलक कहेंगे। जैसे भोजन मिला बिल्ली को तो वो क्या है, उसके लिए रीइंफोर्सर प्रबलक है। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना हो सकती है जो वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है, यानी भोजन उसको देने से क्या होगा, वांछित अनुक्रिया हुई वो बढ़ जाएगी, उसकी संभावना बढ़ जाएगी, लीवर पे पैर रखना बढ़ जाएगा, उस अनुक्रिया का बढ़ जाएगा। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती है जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करता है। प्रबलक की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसके प्रकार धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, संख्या की आवृत्ति क्या होगी, गुणवत्ता उच्च होगा या निम्न होगा, और अनुसूची यानी आंशिक होगा या सतत होगा। तो अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। वो क्या है कि इसके अनुबंधन के निर्धारक होंगे। सबसे पहले कि प्रबलन क्या है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, यानी जैसे बिल्ली ने लीवर पर पैर रखा तो उसको एक पुरस्कार मिला भोजन के रूप में। हो सकता है कि कुछ ऐसी नेगेटिव क्रिया करने पे अगर उसे कोई दंडित किया जाए तो यानी दंड क्या होगा, एक ऋणात्मक प्रबलन, रीइंफोर्समेंट क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि उसे पॉजिटिव दिया जाए तो वो पॉजिटिव होगा, अच्छा दिया जाए तो पॉजिटिव होगा, और उसके पीड़ादायी होगा तो वो ऋणात्मक होगा। नंबर 2, अब जो रीइंफोर्समेंट की जो संख्या है वो भी निर्भर करती है कि नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतः उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलनों की संख्या की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ती है, यानी जो अनुबंधन उतनी ही जल्दी बढ़ेगा, उतनी जल्दी स्थापित होगा जितनी उनकी जो प्रबलन है, जो भोजन प्राप्त हो रहा है उसकी गति, उसकी संख्या जितनी ही बढ़ेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी, यानी प्रबलन की संख्या जितनी बढ़ेगी, गुणवत्ता जितनी बढ़ेगी, अनुबंधन उतनी ही जल्दी स्थापित होगा। नंबर 3, प्रबलन अनुसूचियां। अनुसूचियां अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था से हम भोजन या फिर रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। इस प्रकार प्रबलन सतत एवं विराम हो सकता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया, जो हमारी वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, सतत रीइंफोर्समेंट, यानी कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसके विपरीत यदि जब वांछित अनुक्रिया घटी हो प्रत्येक बार, तब देखे एक विराम से हम उसको क्या देंगे, प्रबलन देंगे, तब हम उसको बोलेंगे पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कभी कभार उसको रीइंफोर्समेंट भोजन दे दिया, कभी नहीं दिया, तो उसे बोलेंगे पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब आप सभी को पता है कि यदि आंशिक प्रबलन देंगे तो वो इतना जल्दी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हमने 2 नंबर में क्या पढ़ा था कि प्रबलन की संख्या बढ़ने से क्या होगी कि उसकी अनुबंधन की गति भी बढ़ती है। लेकिन आंशिक प्रबलन क्या होगा कि कभी दे दिया, कभी नहीं दिया भोजन बिल्ली को, तो वो सीख नहीं पाएगी कि क्या लीवर पे पैर रखने से ही हमें, मेरे को भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे समय ज़्यादा लगेगा। विलंबित प्रबलन। विलंबित प्रबलन का मतलब ये होता है कि उसने लीवर पर पैर रखा और उसके कुछ समय बाद उसे भोजन की प्राप्ति हुई, तो बिल्ली को समझ में नहीं आएगा कि मेरे को लीवर पे पैर रखने से भोजन की प्राप्ति हुई है या फिर उसके हटाने से, या कब भोजन की प्राप्ति हुई है। यानी किसी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंबन के साथ साथ कम होती जाती है, यानी जितना हम विलंब करेंगे, उसमें देरी करेंगे, वो उतनी ही कम होती जाएगी अनुबंधन की। नंबर 3, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसको किसने दिया था, बेंडोरा ने दिया था प्रेक्षणात्मक अधिगम को। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों के प्रेक्षण करने से घटित होता है, यानी दूसरों को देख के ही सीखना, वो क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम है। अधिगम के इस रूप में अनुकरण, इस रूप को पहले क्या कहा जाता था, अनुकरण यानी इमिटेशन, जैसे बच्चे करते हैं देख देख के नकल करना, वो क्या है, पहले इसको क्या कहा जाता था, अनुकरण, अब इसको कहा जाता है प्रेक्षणात्मक, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, यानी सामाजिक व्यवहारों को सीखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके लिए कभी कभी सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग भी कहते हैं, यानी इसको सोशल लर्निंग भी कहते हैं। इसको पहले इमिटेशन भी कहा जाता था और अब हम इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में के नाम से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या किया था, बेंडोरा ने 3 भाग में बच्चे, 3 ग्रुप में बच्चे लिए और इन सबको एक फिल्म दिखाई। फिल्म में ये था कि एक बच्चा एक बड़े से डोल को पीट रहा होता है,
तो पीटने के बाद में उसे कोई बड़ा इंसान आके उसे जब वो पीट देता है, उस पर गुस्सा निकाल देता है, तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। पहले ग्रुप को ये मूवी दिखाई। दूसरे ग्रुप को ये दिखाई कि जब वो पीटने के बाद में उसे नेगेटिव बोला गया, उसे डांटा गया, बच्चे को डांटा गया, ऐसी फिल्म दिखाई गई दूसरे ग्रुप को। तो तीसरे ग्रुप को ये दिखाया गया कि जब वो पीट के चला जाता है तो उसे कुछ भी नहीं कहा, ना तो डांटा गया, ना ही उसे शाबाशी दी गई। तो वो किस प्रकार की व्यवहार सीखते हैं। तो बच्चों के इन तीनों ग्रुप को एक एक करके जब स्टडी किया गया तो देखा कि जिन बच्चों को ये मूवी दिखाई गई थी कि उन्हें पीटने से शाबाशी मिलेगी, तो वो भी उसी प्रकार की क्रिया को सीखते हैं। ये था प्रेक्षणात्मक यानी देखकर सीखना, कि उन्हें पता लगेगा इससे शाबाशी मिलेगी या इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या हमें डांटा जाएगा, तो वो चीज़ वो नहीं सीखते। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं, उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहते हैं। यानी इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग, इसके काफ़ी नाम दिए गए हैं, जैसे मॉडलिंग हो गया, सोशल लर्निंग हो गया, अनुकरण हो गया और प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षण मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किसी प्रकार से आचरण करेगा इस बात से निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कृत करते हुए देखा गया है या दंडित। जो बताया था कि उसे दंड मिला है या फिर प्राइज मिला है, उसी प्रकार से वह सीखेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 नंबर अधिगम की। वो क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों की बजाय उसे ज्ञान में परिवर्तन आता है। यानी वो सीखने वाले जो व्यक्ति है वो कार्यों में परिवर्तन पहले नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा? उसके ज्ञान में परिवर्तन आएगा। इसके अंदर अंतर्दृष्टि अधिगम और अव्यक्त अधिगम इसके टाइप हैं। यानी इस संज्ञानात्मक अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं? अंतर्दृष्टि और अव्यक्त अधिगम। अब इनको देखते हैं। जैसे संज्ञानात्मक अधिगम समझ में आएगा और ये क्या करेंगे? ये ज्ञान में परिवर्तित करेंगे, ना कि क्रियाकलापों में परिवर्तन को दिखाएंगे। सबसे पहले ज्ञान में परिवर्तन होगा। इनसाइट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग या अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम एक सामान्य प्रयोग में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। यानी इसने क्या प्रयोग किया था कि एक बक्से के, एक पिंजरे के अंदर एक बंदर को रख दिया और ऊपर दूर तक केले लटका दिए, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन वहां पे एक छड़ी और 3 बॉक्स रख दिए। तो उसने पहले तो वो छड़ी से उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंचा। बाद में उसके एकदम से सूझ आई, काफी टाइम बाद प्रयास करने के बाद में, कि उसने बॉक्स को, 3 बॉक्स को एक के ऊपर रख के उसके ऊपर चढ़ के वो केले प्राप्त कर लिए। तो उसे इनसाइट, एकदम से अचानक वो क्या हुई, उसकी सूझ मिली उसे। तो ये था अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम के अंदर प्रयोग। अधिगम में एक सामान्य प्रयोग, एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, जैसे बंदर के सामने थी। कुछ समय पश्चात तक प्रगति का आभास नहीं होता है, यानी प्रगति नहीं हो रही है। फिर अंत में एकाएक समस्या का समाधान उत्पन्न होता है, जैसे बंदर ने अचानक से समाधान खोज लिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना ही अनिवार्य है। यानी वो ज्ञान की बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन वो क्रियाकलापों में नहीं दिखा रहा। यही तो क्या था? संज्ञानात्मक अधिगम था। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर पुनरावृत्ति तत्काल की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि जो अधिगत किया है, जो पढ़ा है, जो सीखा है, वह उद्दीपकों एवं अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित सहचारियों का विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि वह साधन एवं साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध है। यानी ये अनुबंधित संबंध नहीं है, ये संज्ञानात्मक संबंध है। अब हम देखते हैं अव्यक्त अधिगम, जिसको टोलमैन ने दिया था। इसके अंदर क्या होता है कि अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता। ये तभी दर्शाया जाएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब तक कि दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जा सकता। तो प्रबलन जब तक प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक वो व्यवहार दर्शाया नहीं जाएगा। इसने प्रयोग किया था चूहे के ऊपर, कि चूहे को एक पजल में डाल दिया और 2 चूहों पर प्रयोग किया। पहले चूहे को बाहर पजल सॉल्व करने पर उसे एक परिणाम प्राप्त हुआ, दूसरे चूहे को कोई भी परिणाम यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों को फिर से एक रेस करवाई गई कि कौन जल्दी बाहर निकलता है और दोनों के सामने भोजन प्राप्त
किया तो दोनों उसी स्पीड से बाहर निकले, एक साथ बाहर निकले। तो उन्होंने देखा कि जिसको भोजन नहीं मिला था पहले, उसने भी सीख लिया कि इस पजल को सॉल्व कैसे करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। यानी वो पहले अव्यक्त था। कब तक अव्यक्त था? जब तक उसे प्रबलन प्रदान नहीं किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं वाचिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग, जो बोलना या शाब्दिक ज्ञान होगा वो ही इसकी लर्निंग सीखेगा। तो ये मनुष्यों तक ही सीमित है, और ये वाचिक जो अधिगम है वो अनुबंधन से भिन्न है, यानी ये शब्दों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है संपर्त्य यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट संपर्त्य की व्याख्या विशेषताओं या गुणों के समूह के रूप में की जा सकती है। यानी आपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये गाय है, ये भैंस है। अब आपके झुंड में आपको अलग अलग करना है गाय और भैंस को, तो आप कर लेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उनकी विशेषताएं क्या है, जो किसी नियम से जुड़े हों, वो क्या है? संपर्त्य है। विशेषता वस्तु या घटना या जीवित प्राणियों का ऐसा गुण या पहलू हो सकता है जो उनमें पाया जाए या दूसरी भिन्न वस्तुओं में पाई गई विभेदित करे, या तो वो उनमें पाया जाए या फिर उनसे विभेदित करे, यानी विशेषता के तुल्य समझा जाता है। और उन्हीं विशेषताओं से वो हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि ये इससे अलग है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब इसमें दो प्रकार की है, एक तो है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट यानी कृत्रिम, एक है स्वाभाविक यानी नेचुरल। आर्टिफिशियल में हम बनाएंगे, नेचुरल में जैसे गाय और भैंस को अलग करना, वो उनके खुद के अंदर गुण पाए जाते हैं, हम उनको समझना है। ठीक है, तो वो हो गया नेचुरल। कृत्रिम संपत्ति वे होते हैं जो सुप्रभाषित हो, विशेषताएं जोड़ने वाले नियम परिशुद्ध एवं कठोर होते हैं, यानी कठोर होते हैं, हमने बनाए हैं कठोर हैं। एक सुप्रभाषित संप्रत्य में संप्रत्य का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषता अकेले आवश्यक एवं विशेषताओं के साथ मिलकर पर्याप्त होती है, या तो अकेले या फिर विशेषताओं के साथ मिलकर आवश्यक होती है। संप्रत्य का उदाहरण होने के लिए जरूरी है कि वस्तु सभी विशेषताओं मौजूद हो, वस्तु के अंदर सभी विशेषताएं मौजूद हो। दूसरी ओर जो स्वाभाविक है वो अक्सर स्वाभाविक, इनको कैटेगरीज भी बोलते हैं, श्रेणियां भी बोलते हैं नेचुरल कॉन्सेप्ट को, या श्रेणियां जो हैं स्वाभाविक संप्रत्य या श्रेणियां अक्सर ठीक तरह से परिभाषित नहीं होते, और स्वाभाविक संप्रत्य उदाहरणों में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती है, यानी अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है जो स्वाभाविक होंगी। लेकिन जो कृत्रिम होगा उसमें किसी एक विशेष या फिर कुछ विशेषताएं पाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल लर्निंग यानी कौशल अधिगम। कौशल को जटिल कार्यों को आसानी से दक्षता से करने के लिए योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी जटिल कार्यों को करने के लिए जो आपकी दक्षता है वो ही क्या है? आपकी स्किल है। किसी कौशल को प्रत्यक्षिक पेशी अनुक्रिया की एक श्रृंखला एवं उद्दीपक अनुक्रिया सहचारियों की एक श्रेणी कहते हैं। कौशल अधिगम के 3 चरण हैं। पहला है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, फिर है एसोसिएटिव और फिर है ऑटोनोमस। अब इनको एक एक करके समझते हैं। कौशल अधिगम में संज्ञानात्मक चरण में अधिगमकर्ता को दिए गए निर्देशों को समझना और याद करना पड़ता है, यानी संज्ञानात्मक जो चरण है उसमें क्या होगा? निर्देशों को समझना और याद करना पड़ता है, जिससे कार्य का निष्पादन ठीक प्रकार से हो सके, या फिर कैसे किया जाएगा कार्य। 2 नंबर क्या है? सहचार्यात्मक। 2 नंबर सहचार्यात्मक है। इसमें विभिन्न प्रकार की संवेदिक सूचनाएं अथवा उद्दीपकों को उपयुक्त अनुक्रिया में जोड़ा जाता है कि मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, अभ्यास की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, त्रुटियों की मात्रा घटती है और निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी कार्य की गुणवत्ता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तीसरा चरण क्या है? स्वायत्त ऑटोनोमस। इस चरण में निष्पादन के 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सहचरणात्मक चरण की जो अटेंशनल डिमांड्स है वो कम हो जाती है, यानी अटेंशन कम हो जाती है। जैसे हम साइकिल सीख जाते हैं तब अटेंशन कम देंगे, और बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं घट जाती है। अब बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न साइकिल सीखने जैसा है। अंत में सचेतन प्रयत्न के अल्प मांगों से कौशलपूर्ण निष्पादन स्वचालित प्राप्त कर लेता है। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हो, ये समझो कि आप साइकिल सीखना आपका एक स्किल है। इस चरण से एक चरण से दूसरे चरण का संक्रमण यह स्पष्टता दर्शाता है कि अभ्यास ही कौशल अधिगम का एकमात्र साधन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी अभ्यास के द्वारा ही हम स्किल लर्निंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम अंतरण, यानी अधिगम का ट्रांसफर कैसे होता है।
लर्निंग ट्रांसफर कैसे होता है, लर्निंग ट्रांसफर क्या है, कैसे होता है। इसका तात्पर्य अधिगम के पूर्व अधिगम के प्रभाव से है। नए अधिगम पर पूर्व का अधिगम कैसे सीखा जाए। जैसे आप एक नया अधिगम है बाइक चलाना और पुराना अधिगम है साइकिल। आप साइकिल से बाइक चलाना कैसे सीखते हो, वो क्या है, अधिगम का ट्रांसफर हो गया, साइकिल और से बाइक चलाना। यदि पूर्व अधिगम में नए अधिगम सहायक है, यानी साइकिल से बाइक चलाना यदि सहायक है, तो वो उस प्रकार का ट्रांसफर क्या होगा, धनात्मक हो गया होगा, पॉजिटिव लर्निंग होगी, वो पॉजिटिव ट्रांसफर। यदि नया अधिगम है वो पुराने अधिगम के कारण मंद हो जाता है, नया अधिगम पुराने अधिगम के कारण मंद हो जाता है, तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अंतरण यानी नेगेटिव ट्रांसफर कहेंगे। लर्निंग का क्या होगा, ये नेगेटिव ट्रांसफर की, जिसके कारण क्या हो गया, नया अधिगम मंद हो गया, सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया पुराने अधिगम के कारण। अब सहायक और बंधन के प्रभाव की अनुपस्थिति, यानी जो नया अधिगम सीखना है वो पुराने अधिगम से ना तो वो सहायक है ना ही उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर, लर्निंग का जीरो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। अंतरण प्रभाव के अध्ययन में एक तो जनरल ट्रांसफर होता है, एक विशिष्ट स्पेसिफिक ट्रांसफर भी होता है। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 अधिगम की तत्परता, यानी बच्चा है वो कितना तैयार है, सीखने वाला व्यक्ति कितना तैयार है लर्निंग के लिए, वो पहला कारक है। दूसरा है अभिप्रेरणा, वो कितना मोटिवेट है उस विषय को लेके, उस चीज़ को लेके कितना मोटिवेट है, वो है इसका दूसरा कारक। तीसरा है सतत बनाम आंशिक प्रबलन, ये हमने बताया था कि जो सतत है कंटिन्यूस जो रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा वो ज़्यादा कारगर होगा, बल्कि इसकी बजाय को वो आंशिक प्रबलन दिया जाए, बीच बीच में प्रबलन रिइंफोर्समेंट दिया जाए। तो ये हैं 3 कारक जो कि अधिगम को सुगम बनाते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्या है कि एक सामान्य पद है, लर्निंग डिसेबिलिटी एक सामान्य पद है। इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के उन विकारों के समूह से है जिसके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम आवश्यकताएं क्या होती है कि जिसके अंदर व्यक्ति सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने और गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई अनुभव होती है, वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो विकार क्या हो गया, अधिगम आवश्यकता। इन विकारों के स्रोत बच्चे में जन्मजात रूप से अंतर्निहित होते हैं। ध्यान रखना कि इन विकारों के स्रोत है वो जन्मजात होते हैं। ऐसे विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में समस्या के कारण अधिगम आवश्यकता पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसकी कार्यविधि में समस्या के कारण ये डिसेबिलिटी पाई जाती है। अधिगम आवश्यकता के साथ साथ किसी बच्चे में शारीरिक अक्षमता, संवेदी अक्षमता, बौद्धिक आवश्यकता भी हो सकती है या अधिगम आवश्यकता इसके बिना भी हो सकती है। ये था इस चैप्टर का पूरा सारांश जो कि लगभग 33 से 35 मिनट में आपको करवाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।